हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने इसके कंसेप्ट्स को किया था, इसके रूल्स को किया था, कुछ इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की थी, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर हमने इसके 6 to 7 6-7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो इससे पहले आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपने इससे पहले उन पार्ट्स को देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, ताकि वहाँ से आपको क्लियर हो कि सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम जो वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लासेस हैं वो वीक में 3 डेज़ होती हैं, जो कि है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और हमारी टाइमिंग होती है 6 PM हमारी टाइमिंग होती है, और डेज़ होते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और अगर आपको इन क्लासेस की PDF फाइल्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी PDF फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाए। क्वेश्चंस की वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है दैट देयर आर 8 हाउसेज इन अ लाइन एंड इन ईच हाउस ओनली 1 बॉय लिव विद द कंडीशन एज गिवन बिलो। आपको दिया गया है कि एक ऐसी लाइन है और उस लाइन के अंदर 8 घर गिवन है। हम ऐसे लगा लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हाउसेज हैं, ठीक है। और वो कहता है कि एक घर में एक ही मेंबर रहता है, एक से ज़्यादा मेंबर नहीं रहते हैं। तो देखिए इसने क्या क्या स्टेटमेंट कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को प्लेस करते चले जाएंगे जैसा वो कहता है। देखो, फर्स्ट कंडीशन वो कहता है कि जैक इज़ नॉट द नेबर ऑफ सिमोन। इसका मतलब ये है कि जैक और सिमोन साथ में नहीं हो सकते, जैक और सिमोन साथ में नहीं हो सकते हैं। हैरी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। हैरी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। हैरी लैरी के जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं कि भाई मेरा लैरी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, लैरी यहाँ पर है तो हैरी यहाँ पर आ जाएगा। देखो, मैं इनके नाम कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ। तो लैरी को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, हैरी उसके जस्ट लेफ्ट में है तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं। देयर इज़ एटलीस्ट 1 टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। कहता है कि लैरी के लेफ्ट में कम से कम एक इंसान तो है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट क्या कहता है कि कम से कम तो एक इंसान है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और कहता है कि पॉल लिव्स इन द वन ऑफ द 2 हाउसेज इन द मिडल। इसको हम यहाँ पर अलग से देखते हैं ब्लैंक स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए, इसको हम देखते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं हम। तो देखो ये क्या कहता है कि भाई हमारे पास ना एक लाइन है और उस लाइन के अंदर हमारे पास 8 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम सिर्फ एक केस नहीं लेंगे, हम 2 केसेस को मान के चलते हैं, दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो वो कहता है, फर्स्ट कंडीशन तो उसने बोली कि जैक और सिमोन तो साथ में नहीं हो सकते हैं, जैक और सिमोन साथ में नहीं हो सकते हैं। और नेक्स्ट कहता है कि हैरी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। हैरी लैरी के जस्ट लेफ्ट पर बैठा हुआ है। और ठीक है, तो मान लिया मैंने लैरी को यहाँ पर बिठा दिया और हैरी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है दैट देयर इज़ एटलीस्ट 1 टू द लेफ्ट ऑफ लैरी।
कि लैरी के लेफ्ट में कम से कम एक इंसान है। यहाँ पर हम ये सिचुएशन लेके चलते हैं। नेक्स्ट में हम मान लेते हैं कि वो कहते हैं कि एट लीस्ट वन। इसमें हम मान लेते हैं कि लैरी के लेफ्ट में सिर्फ एक ही इंसान बैठा हुआ है, जो कि कौन है, वो है हैरी। ठीक है, अगली सिचुएशन में, अगली स्टेटमेंट में वो कहता है दैट पोल जो है वो लिव्स इन वन ऑफ द टू हाउसेज इन द मिडल, कि जो मिडल के दो घर है ना, उनमें से किसी एक घर में पोल रहता है, या तो वो इस वाले में रहता है या वो इस वाले में रहता है। तो देखो टोटल हमारे पास 8 है, 3 हाउस इधर रह जाएंगे, 3 इधर रह जाएंगे, बीच में 2 घर बच जाएंगे, एक ये और इसमें एक ये और एक ये। एक हम मान लेते हैं कि जो पोल है, एक हम मान लेते हैं कि पोल यहाँ पर रहता है, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं कि पोल यहाँ पर रहता है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया है कि कौन सी सीट पर रहता है। लेफ्ट मिडल में हमारे पास 2 हैं, तो हम उसको दोनों पर प्लेस करके देख लेते हैं। ठीक है, अगली लाइन क्या कहती है, माइक लिव्स इन बिटवीन पोल एंड लैरी, कि जो माइक है ना वो पोल और लैरी के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइक, क्योंकि वो लैरी और पोल के बीच में है। यहाँ पर आ जाएगा माइक, क्योंकि वो लैरी और पॉप के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, इफ़ एट लीस्ट वन लिव्स टू द राइट ऑफ रॉबर्ट, मान लो कि रॉबर्ट के राइट में कम से कम एक इंसान बैठता है, तो कम से कम एक इंसान हम यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं कि रॉबर्ट के राइट में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। एंड हैरी इज़ नॉट बिटवीन टोड एंड लैरी, कि जो हैरी जो है वो टोड और लैरी के बीच में नहीं है। देखिए हैरी तो हमारा यहाँ पर है, वैसे भी हैरी तो हमारा यहाँ पर है, इस लैरी के और टोड तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि लैरी के लेफ्ट में तो एक ही प्लेस था, वो किसने ले लिया, हैरी ने ले लिया। तो ये कह रहा है कि लैरी जो हैरी है वो लैरी और टोड के बीच में नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर टोड नहीं आ सकता, यहाँ पर टोड नहीं आ सकता। तो क्या हम टोड को यहाँ रख सकते हैं, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं? तो मैं मानती हूँ कि मैं टोड को यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। ये मैंने बाय ऑफ चॉइस लिया है कि भाई मेरे पास ये 3 वेकेंट सीट्स हैं, यहाँ पर तो वो हो नहीं सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर हो सकता है, तो मैंने उसे यहाँ पर ले लिया है। तो टोड को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके आगे देखते हैं वो क्या कहता है। उसने बोला कि हैरी जो है वो टोड और लैरी के बीच में नहीं है, तो यहाँ हमने टोड को यहाँ पर प्लेस कर लिया। इसके अंदर हम टोड को यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, या कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, फिर वो कहता है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, हमें बताना है कि गलत क्या है। अब देखो हमारे पास तो 2 सीटें बच गई हैं। अच्छा, अब हमारे पास 2 लोग बचे हैं, कौन कौन, जैक और सिमोन, जो कि उसने सबसे पहले बोला था कि भाई जैक और सिमोन साथ में नहीं बैठ सकते, जैक और सिमोन साथ में नहीं बैठ सकते, तो हम उनको कहीं पर भी प्लेस करते हैं। मैंने जैक को यहाँ कर दिया और सिमोन को यहाँ पर प्लेस कर दिया। केस 2 जो मैंने लिया था उसमें बोलता है कि जैक और सिमोन साथ नहीं हो सकते, लेकिन मेरे पास तो जगह ही ये 2 बची हैं, तो यानी कि हमारा जो केस 2 हमने बनाया वो हमारा गलत बना है, और केस 1 जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही बना है। अब ये सही है या गलत है, इसको हम स्टेटमेंट से चेक करते हैं कि वो क्या कहता है। अगर जो हमारी जो प्लेसिंग हुई है वो ऑप्शंस से मैच खाती है, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भाई सेकंड केस जो है ये कैंसिल, ये गलत हो गया, क्योंकि जैक और सिमोन की प्लेसिंग साथ में आ रही है, दोनों की प्लेसिंग साथ में नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, दैट रॉबर्ट इज़ नॉट एट द लेफ्ट हैंड, हमें बताना है फॉल्स।
रॉबर्ट जो है वो लेफ्ट हैंड पर नहीं है, लेकिन ये तो सही बात है, तो सही बात है कि भाई जो रॉबर्ट है वो लेफ्ट हैंड पर नहीं है। तो भाई फर्स्ट तो ट्रू है, लेकिन मुझे बताना है फॉल्स, ठीक है, क्योंकि हमारा रॉबर्ट लेफ्ट हैंड पे तो है ही नहीं, वो तो राइट हैंड की साइड बैठा हुआ है, ठीक है। सेकंड कहता है कि रॉबर्ट इज इन बिटवीन सिमोन एंड टोड। रॉबर्ट जो है वो टोड और सिमोन के बीच में बैठा हुआ है, भाई ये भी हमारी ट्रू है। बतानी क्या है फॉल्स, तो यानी कि ये भी हमारा इसका आंसर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, टोड इज इन बिटवीन पॉल एंड जैक। टोड इज इन बिटवीन पॉल एंड जैक, ये कहता है कि जो टोड है ना वो पॉल और जैक के बीच में है। ये तो कहीं तक भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि पॉल तो उसके लेफ्ट में है, लेकिन जैक तो उससे बहुत ज़्यादा दूर बैठा हुआ है। जैक तो उससे बहुत ज़्यादा दूर बैठा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ऑप्शन 4 में वो कहता है दैट देयर आर 3 पर्सन्स टू द राइट ऑफ पोल, कि पोल के देखो ऐसे हाउसेस हैं, इधर फेस हैं, तो पोल का लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो वो कहता है कि पोल के राइट में 3 घर हैं। तो क्या हमारे पास 3 घर हैं, 1 2 3, तो ये भी ट्रू है। यानी कि जो हमने अपना ये बनाया है, पोजीशन दी है, सिटिंग जो हमने की है केस 1 के अंदर, वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि जैसे जैसे उसने पूछा, जो जो उसने बोला वो सब हमारा ट्रू आ रहा है। और उसने पूछा था फॉल्स, उसने पूछा था फॉल्स, जो कि कौन सा था, ऑप्शन 3, कि जो पोल है, जो टोड है वो पोल और जैक के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा तो कहीं दूर दूर तक भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन अपना देखते हैं यहाँ पर, तो कहता है कि टोड इज इन बिटवीन पोल एंड जैक, लेकिन ये तो हमारा आंसर था ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, और हमें यही बताना था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो इसको आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, रिपीट पर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, ये ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर आप इसमें नोट करेक्ट ना पढ़ते और ट्रू पढ़ते तो आप ये हो जाता कि भाई ये तो सारे ट्रू ट्रू आ रहे हैं, फॉल्स तो कोई है ही नहीं। तो इसको, ये स्टेटमेंट जो है ना कि वो क्या पूछ रहा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि भाई ABCD एंड E आर सिटिंग ऑन अ बेंच। देखिए एक बेंच है, उस पर ABCDE बैठे हुए हैं। A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B। देखो नेक्स्ट टू B के आगे कौन बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है। C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D। D इज नॉट सिटिंग विद E हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच। जो D है ना वो E के साथ नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पर एक कंडीशन आ गई कि D इज नॉट सिटिंग विद E हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच, यानी कि जो E, हु कौन हो गया, E, यानी कि E जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वो लेफ्ट हैंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। C इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। वो कहता है कि जो राइट से पोजीशन करनी है ना, वहाँ पर C सेकेंड पोजीशन पर बैठा हुआ है, वहाँ पर C सेकेंड पोजीशन पर बैठा हुआ है। A इज टू द राइट ऑफ B एंड E। A जो है वो B और E के राइट में बैठा हुआ है, और उसने बोला था कि A जो है वो सिटिंग नेक्स्ट टू B है। A जो है वो B और E के राइट में बैठा हुआ है। अगर B और E के राइट में है तो भाई वो इधर आ जाएगा, और वो कहता है कि B से आगे कौन बैठा है, A है, तो यानी कि B यहाँ हो जाएगा, A यहाँ पर हो जाएगा, तभी ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगी कि जो A है वो B से नेक्स्ट है। B से नेक्स्ट कौन है, A है, और A जो है वो E और B के राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, वो A एंड C आर सिटिंग
टुगेदर। देखो ठीक आ गया ना। वो कहता है कि ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ये दोनों भी हमारे क्या बैठे हुए हैं, यहाँ से हमारा क्या निकला है, ए और सी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, और फिर कौन बच गया हमारे पास बच गया डी। हमारे पास कौन बच गया, डी। तो यानी कि डी जो है वो हमारा राइट हैंड पर बैठा हुआ है। डी हमारा कहाँ पर है, राइट हैंड पर बैठा हुआ है। तो वो क्या पूछता है, इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, ए किस पोजीशन पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखा जाए तो ए बिल्कुल बेंच के बीचों बीच बैठा हुआ है, लेकिन उसने मिड में नहीं दिया, उसने लोगों के ऑप्शन दिए हुए हैं कि वो किन दो लोगों के बीच में बैठा हुआ है, वो किन दो लोगों के बीच में बैठा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, आपका ए किस किस के बीच में बैठा हुआ है, आपका ए जो है वो बी और सी के बीच में बैठा हुआ है, बिटवीन बी एंड सी। ए जो है वो बिटवीन बी एंड सी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बी है, ए है हमारा, वो बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। काफ़ी आसान था, सिर्फ 5 लोगों की ही प्लेसिंग करनी थी। 5 लोगों की सीटिंग करना ना बहुत आसान हो जाता है, ज़्यादा वो नहीं होता। जब हमारे पास 6, 7, 8, 10 जब इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है। अदरवाइज़ 4 पीपल 5 पीपल इनकी सीटिंग करना बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, इनके 4 और 5 के केस में ना हमें 2 केसेस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक केस से ही, एक डायग्राम से ही ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड कहता है दैट ए बी सी डी एंड ई आर 5 मैन सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टू साउथ। भाई एक लाइन है जिसमें 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, और ये कहाँ देख रहे हैं, ये लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। वाइल M, N, O, P and Q are 5 ladies sitting in a second line parallel to the first line and are facing to north। जो ये लाइन है ना, इसी के पैरेलल में एक लाइन और बनी हुई है, और इस लाइन में 5 लेडीज़ बैठी हुई हैं, और वो पांचों की पांचों किधर देख रही हैं, ये लोग तो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और अपना सेटिंग करके देखते हैं। देखिए 5 हमारे पास आदमी हैं। ठीक है, ये लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं तो हम एरो डाउनवर्ड बना लेंगे, ये लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो हम एरो अपवर्ड बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो मैन है वो कौन कौन है, ए बी सी डी एंड ई, और लेडीज़ कौन कौन है, एम एन ओ पी एंड क्यू। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, बी बी जो है हु इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है ना वो डी के जस्ट लेफ्ट में, यानी कि डी यहाँ पर होगा, और भी क्योंकि देखो साउथ में देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट हैंड इधर होगा और इनका राइट हैंड इस तरफ होगा, और ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इस तरफ होगा। ठीक है, तो कहता है बी हु इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज़ ऑपोजिट टू क्यू। वो किसके ऑपोजिट बैठा हुआ है, क्यू के। बी मान लीजिए, एक सेकेंड ये इरेज कर देती हूँ मैं, क्योंकि भाई यहाँ पे लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, इधर इनका राइट हैंड होगा। मैं मान लेती हूँ कि मैंने डी को सेंटर में मान लेती हूँ मैं कि डी मेरा यहाँ पर है और बी मेरा यहाँ पर है, क्योंकि डी को उसने बोला कि बी के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डी के जस्ट लेफ्ट में बी बैठा हुआ है, और ये बी है ये किसके ऑपोजिट बैठा हुआ है, क्यू के। बी के सामने कौन बैठा हुआ है, बी के सामने क्यू बैठा हुआ है। फिर वो कहता है दैट सी, फिर वो कहता है कि जो हमारा सी और एन है, सी और एन हमारे डायगनली, वो लोग डायगनली ऑपोजिट बैठे हुए हैं। ठीक है, मान वो कैसे होंगे, ये ऐसे हो जाएगा कि एक यहाँ पर बैठा होगा, एक यहाँ पर बैठा होगा, या फिर एक यहाँ बैठा होगा और एक यहाँ पर बैठा हो सकता है। ये हमारे क्या होगा, ये हमारे डायगनली ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे
डायगनली ऑपोजिट हो जाएंगे। कौन किस किस के बारे में उसने बोला है? उसने बोला है सी एंड एन आर डायगनली ऑपोजिट। मैं मान लेती हूँ कि सी यहाँ पर है और एन मेरा यहाँ पर प्लेस कर दिया मैंने, ठीक। इसके अंदर भी आप चाहो तो दो केसेस बना सकते हो, ठीक है, इसके अंदर भी दो केसेस बना सकते हो, पर ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोशिश किया करो कि ज़्यादा लगे कि बहुत ज़्यादा टफ है तो दो केसेस बना लो, अदरवाइज़ अपने आप को ऐसे बनाओ कि आप एक ही केस के अंदर उसको इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। फिर वो कहता है E इज़ अपोजिट टू O हु इज़ जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M। O जो है वो किसके अपोजिट है? वो E के अपोजिट है। और किसके जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M? M के बिल्कुल राइट में वो बैठा हुआ है। M को हम कहीं पर भी, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर प्लेस करते हैं, और कहता है कि M के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है? O। और O के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है? E बैठा हुआ है। कौन है? E बैठा हुआ है। P हु इज़ जस्ट लेफ्ट ऑफ Q। P जो है वो Q के जस्ट लेफ्ट में बैठी हुई है, इज़ ऑपोजिट टू D। ये बिल्कुल ठीक आ गया हमारा। देखिए Q के बिल्कुल लेफ्ट में P आ गई, और P किसके ऑपोजिट आ गया? P हमारा D के ऑपोजिट आ गया। और वो कहता है नेक्स्ट कि M इज़ एट वन एंड ऑफ द लाइन। M जो है वो किसी लाइन एंड, एक लाइन के एंड पर बैठा हुआ है, तो ये हमारा एक एंड पॉइंट पर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। उसने ये नहीं दिया कि कौन से एंड पॉइंट पर बैठा हुआ है, बस उसने ये बोला कि M जो है वो किसी एक एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमने उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, और फिर देखिए यहाँ पर सब प्लेस हो चुके हैं, सारी लेडीज़ हमारी प्लेस हो चुके हैं। ये हमारे जेंट्स हैं। देखो B C D E हो गए, यहाँ कौन बच जाएगा? A बच गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए वो क्या कहता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इनकी सेटिंग आपको समझ आ गई होगी कि कौन कैसे बैठा हुआ है, ठीक है, कौन कैसे बैठा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है। वो कहता है हु इज़ सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ O। O के थर्ड राइट पर कौन बैठा हुआ है? तो देखिए O के थर्ड राइट पर कौन है? P। यहाँ पर P है, यहाँ क्या हुआ? यहाँ कौन है? N। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? N, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा B है। N इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? N इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ये क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिर्फ क्या क्या डायग्राम तो हमारा सेम चलेगा, उसके बाद उसने क्वेश्चन इसके अंदर कुछ अलग क्वेश्चन पूछा है, वो देखते हैं कि वो क्या पूछता है, ठीक है। यहाँ पर हम छोटा छोटा अपना डायग्राम बना लेते हैं, जो अभी हमने पीछे बनाया था। तो देखो यहाँ मेरा A था, यहाँ B था, यहाँ D था, यहाँ E था, और यहाँ पर C था। यहाँ मेरा M था, यहाँ O था, यहाँ P था, यहाँ Q था, यहाँ पर N था, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ B शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ E, यानी कि इस E के प्लेस पर कौन आ जाए? इस E के प्लेस पर मेरा B आ जाए, B मेरा यहाँ पर आ जाए, E मेरा यहाँ पर आ जाए। E शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ Q। अब ये E यहाँ से भी उठकर Q के प्लेस पे चला जाए, E यहाँ से भी उठकर Q के प्लेस पे चला जाए, ठीक है। एंड Q शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ B। अब Q को देखो, मैंने E को उठाया, Q के प्लेस पे डाल दिया, मैंने Q को E के प्लेस पे डाल दिया, लेकिन वो कहता है कि E को तो Q के प्लेस पे डाल दो, लेकिन Q को आप B के प्लेस पे डाल दो, Q को आप B के प्लेस पे डाल दो। तो देखिए क्या होगा, यहाँ Q हो जाएगा और यहाँ पर B फिर से आ जाएगा, ठीक है। फिर बताना है देन हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू O।
ओ के ऑपोजिट में कौन हो जाएगा? एक सेकेंड, अरे सही बना था भाई। पहले तो ये बी था ना हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ई को हमने क्याऊ के प्लेस पे डाला और क्याऊ को हमने बी के प्लेस पे। पहले तो भाई ये तो बी का प्लेस ही था ना, चेंज होने के बाद नहीं, जो पहले बी का प्लेस था वहाँ पर हमने क्याऊ को डाल दिया। अब हमें बताना है कि जो ओ है इसके हु विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू ओ। ओ के ऑपोजिट कौन आया? बी। इसके सेकेंड लेफ्ट पर कौन है? ये बी है, इसका लेफ्ट हैंड इस तरफ है, तो इसके सेकेंड लेफ्ट पे 1 2। सेकेंड लेफ्ट पर कौन बैठा हुआ है? क्याऊ, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? क्याऊ। ठीक है, देखो एक बार इसको फिर से देख लो। देखिए ये हमने सिटिंग की थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ हमारा ए था, यहाँ बी था, यहाँ डी था, यहाँ ई था, यहाँ सी था, यहाँ पर एम ओ पी क्यू एन। तो वो पहले कहता है कि बी को तो डाल दो ई के प्लेस पर, बी को डाल दो ई के प्लेस पे। यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया ई। फिर वो कहता है कि इस ई को क्यू के प्लेस पे डाल दो, इस ई को क्यू के प्लेस पे डाल दो, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको, फिर कहता है क्यू शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ बी। भाई ये ऑलरेडी बी के प्लेस, अगर मैं इसको, इस क्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दूंगी तो बी तो वापस उसी जगह पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो वो कुछ करेगा नहीं। तो उसके कहने का मतलब ये है कि क्यू को हम कहाँ बिठाएंगे? यहाँ बिठाएंगे, क्योंकि ये जो सीट है तो बी की ना, बी की सीट तो यही है। ये तो चेंज करके हमने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है चेंज की, तो हमने इस बी को यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दिया। फिर वो कहता है कि ओ के ऑपोजिट जो इंसान बैठा हुआ है ना, ओ के ऑपोजिट जो इंसान अभी फ़िलहाल में बैठा हुआ है, उसके सेकंड लेफ्ट पर कौन है? उसके सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठा हुआ है? तो भाई ये हमारा ओ है, इसके ऑपोजिट हमारा कौन है? बी है। इसके सेकंड लेफ्ट 1 2 1 2, इसके सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठा हुआ है? क्यू, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओ के ऑपोजिट वाले पर्सन के सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठा हुआ है? क्यू हमारा बैठा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ क्लास देयर आर 7 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी। देखो भाई 7 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं इसके अंदर, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। ठीक है, और बेंच कहाँ पर बैठे हुए हैं? दे सिट ऑन 3 बेंचेस, यानी कि 3 बेंच है, 1 2 और 3। ठीक है, सच दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स ऑन ईच बेंच। हर बेंच पर कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपनी प्लेसिंग करते हैं, सिटिंग करते हैं। देखो ये बेंच 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब टोटल 7 है, अगर 2 लेते हैं तो कितने हो गए? 6 हो गए, यानी कि तीनों में से किसी ना किसी एक बेंच पर 3 बेंच, एक लाइन के अंदर 3 वो होंगे। अच्छा ये 3 बेंच है, तो यानी कि किसी ना किसी एक बेंच पर 3 सीटें होंगी और बाकी 2 बेंचेस पर 2 सीटें होंगी। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि 3 सीटें हमारी कौन से बेंच पर होने वाली। अभी हम तीनों बेंचेस पर 3 सीट्स को लेकर चलते हैं। जब हमारा सॉल्व हो जाएगा तो बाकी जो 2 एक्स्ट्रा हमारी सीट्स हैं उनको हम वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा बन गया है कि हमें अब क्या करना है, हमें अब इस पर सिटिंग करनी है। तो देखो पहला क्या कहता है? सी हु इज़ अ गर्ल। तो भाई यहाँ पर हम लिखते चलते हैं कि गर्ल्स कौन कौन है और
बॉयज़। तो इसने बोला सी हु इज़ अ गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विद ए ई एंड डी। ए ई एंड डी के साथ सी नहीं बैठता है। तो यानी कि एक तो लड़की कौन आ गई, सी आ गई, ठीक है, एक लड़की सी आ गई हमारे पास, ठीक है। मैं मानती हूँ कि मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए, इसके अंदर हम ना 3 बेंचेस हैं, तो हमें नहीं पता किस लाइन में 2 हैं, किस लाइन में 3 हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन के अंदर 3 केसेस मान के चलते हैं, क्योंकि देखो सी हमें नहीं पता कौन से बेंच पर बैठी हुई है, वो तीनों में से किसी भी बेंच पर बैठ सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम 3 वो कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो वो कहता है देखो मैं सी को पहले मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ पर कर देती हूँ, और इसमें मैं 3rd बेंच पर प्लेस कर देती हूँ। सी हमारा कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और कंडीशन दे दी डज नॉट सिट विद ए ई एंड डी, यानी कि जिस भी लाइन में सी होगा वहाँ पर ए ई और डी तो हो ही नहीं सकते। एफ द बॉय स्टूडेंट सिट विद ओनली बी, एफ जो है भाई वो क्या है, वो एक बॉय है, और वो किसके साथ बैठा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ बी के साथ बैठता है। तो चलिए मानते हैं कि पहले वो यहाँ पर बैठा हुआ है, हम उसको यहाँ पर 2nd बेंच पे प्लेस कर देते हैं, इसमें हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, और इसमें हम देखिए उसने बोला कि ओनली बी, तो यहाँ तो वो आ ही नहीं सकता है, एक सेकेंड। तो हम प्लेस कर देते हैं इसको यहाँ पर, और ये वाले जो हमारे एफ और बी हैं इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई एफ और बी साथ में होंगे, एफ और बी के साथ कोई 3rd पर्सन नहीं होगा। जिस भी लाइन में ये बैठेंगे, यानी कि ये जिस भी बेंच पर ये बैठे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं। ए द बॉय सिट्स ऑन द बेंच 1 विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स। अब एक चीज़ क्लियर हो गई, ए जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, बेंच 1 पर बैठा हुआ है। बेंच 1 पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बेस्ट फ्रेंड्स निकालते हैं अभी कौन कौन है। जी सिट्स ऑन द बेंच 3rd, ठीक है। तो चलिए मैं इस केस को लेके चलती हूँ, केस 2nd को, क्योंकि यहाँ पर 1st बेंच फ्री था तो मैंने ए की प्लेसिंग यहाँ पर कर दी है, ठीक है। और एफ और बी मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहता है कि बेंच 3 पर तो जी बैठा हुआ है, बेंच 3 पर तो जी बैठा हुआ है, तो यानी कि एफ और बी जो है वो 3rd बेंच पर नहीं बैठ सकते, वो कहाँ बैठेंगे, 2nd बेंच पर वो बैठने वाले हैं, ठीक है। एफ और बी 2nd बेंच पर बैठने वाले हैं, और यानी कि एफ और बी यहाँ पर है तो सी की प्लेसिंग भी यहाँ पर नहीं हो सकती है, ठीक है। सी की प्लेसिंग भी यहाँ पर नहीं हो सकती है। ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो देखो सी जो है वो ए के साथ भी नहीं बैठ सकता है, वो एफ और बी के साथ भी नहीं बैठ सकता है, तो सी कहाँ बैठेगा, रो नंबर 3 में बैठेगा। रो नंबर 3rd में कौन बैठेगा, सी बैठेगा हमारा। देखिए इन सबको जो एक्स्ट्रा है इनको एक बार इरेज कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं हम अपना नए सिरे से, ठीक है। क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि भाई रो 1 में अभी हम देखो 2nd रो का तो कंफर्म हो गया कि एफ और बी यहाँ पर है, और इस रो के अंदर 2 ही सीटें हैं। ए कहाँ पर बैठा है, रो 1 पे बैठा हुआ है, और सी जो है वो ए ई और डी तीनों में से किसी के साथ नहीं बैठती है, तो वो कहाँ बैठेगा, 3rd इस पर बैठ जाएगा। और जी कहाँ पर बैठा हुआ है, 3rd सीट पर बैठा हुआ है। अब हमारे पास 5 लोगों की प्लेसिंग हो चुकी है, ठीक है। 2 लोग बचते हैं, तो देखो 2nd लाइन में तो कोई आ ही नहीं सकता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बैठा हुआ है। इसने बोला कि एफ द बॉय स्टूडेंट सिट विद ओनली बी,
सिर्फ और सिर्फ बी के साथ बैठा है तो सेकेंड वो में तो 2 ही लोग आएंगे। फिर उसने एक कंडीशन दी थी कि सी के साथ तो ए, ई और डी बैठ ही नहीं सकते हैं, तो यानी कि ये तीनों कहाँ बैठ जाएंगे, ये तीनों रो 1 में बैठ जाएंगे, क्योंकि सी के साथ इनकी प्लेसिंग नहीं हो सकती है। तो यानी कि हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमारी रो 1 में 3 लोग बैठे हुए हैं, रो 2 में 2 हैं और रो 3 में भी 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो पूछता है दैट हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर आउट ऑफ दीज 7 स्टूडेंट, इन 7 बच्चों में से कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखो जब हमने ये पढ़ा था ना, जब हमने ये पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था, देखो इसने बोला था कि हर बेंच पर कम से कम एक लड़की बैठने वाली है, एक लड़की बैठने वाली है। तो देखो पहला उसने बोला सी हु इज़ अ गर्ल स्टूडेंट, तो गर्ल्स के अंदर हमारे पास कौन आ गया, पहला तो सी, ये क्या हो गया, ये एक लड़की है। फिर उसने बोला एफ द बॉय, एफ अगर लड़का है तो बी क्या हो जाएगी, बी हमारी लड़की हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला था कि हर बेंच पर एक लड़की बैठने वाली है। थर्ड बेंच में सी लड़की थी, सेकंड बेंच में एफ लड़का है, तो बी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बचती है बेंच 1। अब इन तीनों में से कैसे पता लगाएं कि कौन लड़की है। देखो इसने बोला ए द बॉय, तो ए क्या है, लड़का है। बॉयज़ कौन कौन हो गए, ए, एफ और जी। ठीक है, ए, एफ और जी हमारे क्या हो गए, लड़के हो गए। ए उसने बोल दिया लड़का है, और आगे लास्ट में उसने बोला ही ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ई सी का क्या है, भाई है, तो यानी कि ई भी एक लड़का है। हर बेंच पर एक लड़की होगी, तो यहाँ पर लड़की कौन हो जाएगी हमारी, डी हमारी यहाँ पर एक लड़की हो जाएगी, डी हमारी यहाँ पर एक लड़की हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास कितनी लड़कियाँ निकल के आई हैं, सी, बी और डी। सी, बी और डी हमारे पास लड़कियां हैं, और बॉयज़ हैं ए, एफ, जी और ई। तो उसने पूछा है कि कितनी लड़कियां हैं 7 लड़कों में, तो 7 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, हमारे पास 3 लड़कियां हमारे पास हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपने इसकी सेटिंग देख ली। फर्स्ट बेंच में ए, ई और डी, सेकेंड में एफ और बी, थर्ड में जी और सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 6 कहता है, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, सिर्फ ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रुप ऑफ गर्ल्स। अभी हमने गर्ल्स और बॉयज़ निकाले थे, हमारी गर्ल्स कौन कौन सी आई थी, बी, रो देखो ए, ई और डी हमारे फर्स्ट बेंच पर थे, सेकंड बेंच पर हमारे कौन थे, एफ और बी, थर्ड बेंच पर जी और सी थे। सी एक लड़की थी हमारी, एफ लड़का था तो बी हमारी लड़की थी, ए लड़का था, ई क्या था, ई सी का भाई था, तो लड़की कौन बची हमारे पास, डी। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास गर्ल्स कौन कौन हो गई, बी, सी और डी, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, क्योंकि उसने सिर्फ इसको सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम बनेगा, सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सी लड़कियां इसके अंदर हैं। तो हमारी लड़कियां हैं बी, सी और डी। ठीक है, ये हम पीछे कर चुके थे, तो बार बार हम इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी अभी हम उसको करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी देखो सेम क्वेश्चन है, हमें बताना है, अरे एक सेकेंड, अच्छा ये तो 6th क्वेश्चन अभी हमने किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन में वो क्या पूछता है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये बताना है ऑन विच बेंच देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे कौन से बेंच पर थे, 1 2 3, 1 पर ए, ई, डी, एफ, बी, जी और सी। तो ऑब्वियसली बात है बेंच 1 पर कितने बच्चे बैठे हुए थे, बेंच 1 पर 3 बच्चे बैठे हुए थे। ठीक है, तो ऐसा इन 2 क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, सिर्फ ये है, ये मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको पता लगे कि वो पेपर के अंदर ये भी दे सकता है कि एक स्टेटमेंट आपको दे देगा और उससे रिलेटेड वो 4-5 क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है।
2 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है, 5 भी वो पूछ सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कहता है। दैट 6 बॉयज रमेश, सुरेश, दीपेश, रुपेश, परेश एंड कमलेश एंड 6 गर्ल्स सीमा, गीता, रीता, मीना, कोमल, राधा are standing in rows in such a way that each girl faces one boy, not necessarily in the same order। से यही है भाई, 2 लाइनें हैं, एक में लड़के हैं और एक में लड़के। किसी भी लाइन में लड़के हो सकते हैं और किसी भी लाइन में लड़कियां हो सकती हैं। ठीक है, आगे ये कहता है सीमा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग परेश द बॉय एट द एक्सट्रीम राइट। ठीक है, तो चलिए इसका हम यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर बनाते हैं। तो उसने क्या बोला है कि भाई 2 लाइनें हैं, दोनों रोज के अंदर, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं हम, इसके अंदर 2 केसेस लेके चलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो वो क्या कहता है कि सीमा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल। सीमा है इमीडिएट टू द राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग परेश द बॉय एट द एक्सट्रीम राइट। तो मान लीजिए मैं मानती हूँ कि मैं गर्ल्स को इस लाइन में प्लेस कर रही हूँ और मैं बॉयज़ को इस लाइन में प्लेस कर रही हूँ। तो इसमें वो बोलता है कि जो परेश है वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी वो, क्योंकि उसने दे दिया तो भाई पी, परेश की तो सीट हमारी फिक्स हो जाएगी, तो पी यहाँ पर हो जाएगा। सीमा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द गर्ल हु इज फेसिंग परेश, यानी कि परेश के सामने जो लड़की है ना, उसके बिल्कुल साथ वाली सीट पर कौन बैठी हुई है? सीमा। सीमा बैठी हुई है। ठीक है, आगे वो कहता है ओनली सुरेश इज सिटिंग बिटवीन रुपेश एंड परेश, यानी कि परेश और रुपेश के बीच में सिर्फ और सिर्फ सुरेश बैठा हुआ है। तो ये हमारी सेटिंग बन जाएगी। परेश यहाँ पर है, परेश और रुपेश के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन है? सुरेश। तो यही बन जाएगी सेम यहाँ पर मुझे नहीं लगता हमें 2 केसेस लेने की जरूरत है, ये एक से ही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कहता है कमलेश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रमेश। देखो रमेश मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, नहीं ये रमेश नहीं है, ये रुपेश है। कहता है कि कमलेश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रमेश एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ दीपेश। वो कहता है कि रमेश के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है? कमलेश है, और दीपेश के इमीडिएट राइट पर भी कमलेश है। ठीक है, पहले बोला कि परेश एक्सट्रीम राइट पर है, फिर बोला कि रुपेश और परेश के बीच में सिर्फ और सिर्फ सुरेश बैठा हुआ है, फिर उसने बोला कि जो कमलेश है ना वो रमेश के इमीडिएट लेफ्ट पे है और दीपेश के इमीडिएट राइट पर है। तो यानी कि बॉयज़ की सीटिंग तो हमारी हो चुकी है, और वो क्या बनती है? दीपेश, कमलेश, रमेश, रुपेश, सुरेश और क्या नाम था इसका? परेश। ठीक है, अब आती है गर्ल्स की बारी। रीता इज फेसिंग रमेश एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता। ये रमेश है, ये रुपेश। इस रमेश को कौन फेस कर रही है? रीता। रमेश को फेस कर रही है रीता, जो कि किसके लेफ्ट में बैठी हुई है? गीता के लेफ्ट में। किसके लेफ्ट में? गीता के लेफ्ट में। राधा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीना। राधा जो है देखो वो मीना के थर्ड लेफ्ट पर है। अगर मैं राधा को यहाँ बिठाऊं तो यहाँ पर क्या मीना आ सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो उसके सेकंड लेफ्ट पर आएगी। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि राधा इस, यहाँ पर मान लो राधा है तो यहाँ पर कौन होनी चाहिए? मीना होनी चाहिए। या अगर मीना यहाँ पर है तो क्या राधा उसके थर्ड लेफ्ट पे आ रही है? बिल्कुल आ रही है। 1 2 3 मीना यहाँ आ जाएगी, राधा हमारी
यहाँ पर आ जाएगी कौन लड़की बचती है, कोमल। कौन बचता है, कोमल। तो ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम। तो इसके अंदर क्योंकि ये आसान सी सेटिंग दी हुई है, इसके अंदर दो केसेस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। यानी कि वो उसने एक पेयर दिया है, एक लड़की का है और एक लड़की है। ये बताना है कि जो नीचे पेयर दिए गए हैं उनमें से कौन कौन दो लोग हैं जो बिल्कुल कोनों पर बैठे हुए हैं। कोई भी लड़का, दो लड़कियां कोनों पर हैं, दो लड़के, तो उनमें से किसी का भी पेयर वो दे सकते हैं। पहला वो कहता है कोमल और दीपेश, तो वही यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोमल और दीपेश हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, कोमल और दीपेश। ठीक है भाई, उसने बोला था एक लड़की और एक लड़का, तो ये फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा कोमल और दीपेश निकल गया। बाकी ऑप्शन देखो, मीना और कमलेश। भाई कमलेश तो बीच में है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए तो था, कमलेश और दीपेश हमारा यही आंसर है। क्लोज बाकी चेक करने के लिए देख लेते हैं। कहता है मीना और कमलेश, ये क्या है, गलत है, क्योंकि कमलेश तो हमारा बीच में बैठा हुआ है। सीमा और सुरेश, सीमा तो हमारी बीच में और सुरेश भी बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता। गीता और परेश, परेश तो कॉर्नर पे है लेकिन गीता तो बीच में बैठी हुई है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोमल और दीपेश जो है वो हमारे कॉर्नर पे। कोमल यहाँ पर है, सॉरी इरेज हो गया, कोमल यहाँ पर है और दीपेश यहाँ पर है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु इज फेसिंग रीता। रीता को जो फेस कर रहा है ना, उसके इमीडिएट नेबर्स। इसको यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अब तो हमारा बन चुका है। तो देखो क्या बना था हमारा, यहाँ पर मीना थी, यहाँ गीता थी, यहाँ पर ये आर से रीता थी, यहाँ पर राधा थी, यहाँ पर हमारी सीमा थी और ये कोमल थी। यहाँ पर हमारा दीपेश था, कमलेश था, रमेश था, रूपेश था, सुरेश था और परेश था। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु इज फेसिंग रीता। रीता को जो फेस कर रहा है उसके अगल बगल वाले बताने हैं। भाई रीता यहाँ पर है, रीता को फेस कर रहा है रमेश। रीता को कौन फेस कर रहा है, रमेश फेस कर रहा है। रमेश के लेफ्ट और राइट बताने हैं कमलेश और रूपेश। कमलेश और रूपेश, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बताना था कि रीता को जो फेस कर रहा है, रीता के ऑपोजिट जो है उसके लेफ्ट और राइट में जो पर्सन बैठे हुए हैं, हमें उन लोगों के बारे में बताना था, वो है कमलेश और रूपेश। वो कौन थे, कमलेश और रूपेश। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E and F आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल टू फेसिंग इनवर्ड्स। यानी कि टू फेसिंग का मतलब क्या है कि दो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, एंड आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर एंड रेस्ट फेसिंग आउटवर्ड। भाई सब एक दूसरे के एक तो मान लिया सर्कुलर टेबल हमारी ये है, इस पर बिठा दिया हमने, 6 सीटें बना दी हमने। तो वो कहता है कि इन 6 में से ना हमें नहीं पता वो कौन से लोग हैं। वो 2 लोग तो अंदर की तरफ देख रहे हैं, बाकी 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं। 2 अंदर की तरफ देख रहे हैं और बाकी 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बी इज़ फेसिंग आउटवर्ड्स एंड इज़ लेफ्ट टू सी। भाई बी को कहीं पे भी, मैंने बी को यहाँ पर प्लेस कर दिया, और वो कहते हैं वो बाहर की तरफ देख रहा है, और एंड इज़ लेफ्ट टू सी। सी मैंने यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है भाई, मैंने उसके साथ में बिठा दिया क्योंकि वो उसके लेफ्ट में बैठा है। ये सी यहाँ पर है, इसके लेफ्ट में बी। देखो अब इससे क्या क्लियर हो जाएगा हमें, एक हम यहाँ पर बनाते हैं,
मैंने बी को यहाँ प्लेस कर रखा है भाई। अगर मैं बी को सी के लेफ्ट में बताना है मुझे, बी इज़ फेसिंग आउटवर्ड एंड इज़ लेफ्ट टू सी। अगर सी के लेफ्ट में बी है तो सी को भी कहाँ देखना चाहिए, बाहर देखना चाहिए। अगर ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, इधर तो राइट हो जाएगा। ये तो बी के राइट में चला जाएगा, लेकिन वो सी के कहाँ है, लेफ्ट में है। तो यानी कि जो सी है वो भी हमारा बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है। एफ इज इन बिटवीन ई एंड डी। ई इज फेसिंग इनवर्ड्स, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो ये हमारा बन गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से, क्योंकि हमारा पता लग गया सी और बी दोनों कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। वो कहता है कि ए जो है वो सी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर है, सी यहाँ पर है, इसका सेकंड कहाँ हो जाएगा, 1 2। यहाँ पर कौन है, हमारा ए बैठा हुआ है। ठीक है। फिर वो कहता है एफ इज़ इन बिटवीन ई एंड डी। एफ जो है वो ई और डी के बीच में हमारा कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। इसके बारे में कुछ नहीं दिया कि ई किसके साथ है, डी किसके साथ है, बस मैंने इनको रैंडमली ऐसे बिठा दिया है। और देखो लास्ट में कह रहा है सी इज़ नॉट फेसिंग इनवर्ड, सी अंदर नहीं देख रहा है, वो बाहर की तरफ देख रहा है। ये हमारा बिल्कुल सही है। ई उसने बोला कि ई जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ठीक है, ई आ गया और उस ई हमारा इधर आ गया, एफ इनके बीच में आ गया, डी हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है। सी अंदर की तरफ नहीं देख रहा है, वो बाहर की तरफ देख रहा है। इसने सिर्फ क्या बोला है, ई का बोला है कि ई अंदर की तरफ देख रहा है, बाकी किसी का उसने नहीं बताया कि सेकंड पर्सन कौन है जो अंदर की तरफ देख रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ पोजीशंस ऑफ बी एंड डी एंड एफ एंड सी, यानी कि बी की पोजीशन डी के साथ चेंज कर दी जाए और एफ की पोजीशन सी के साथ चेंज कर दी जाए, देन हु इज सेकंड प्लेस इज लेफ्ट टू बी। तो बी के सेकंड लेफ्ट पर हमारा कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई। अगर बी, देखो बी की जगह पर डी आ जाए और डी की जगह पर बी आ जाए, फिर वो कहता है कि बी के सेकंड लेफ्ट पे, भाई डी हमारा कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा होगा। तो अब देखिए इस बी अगर यहाँ पर आ गया तो बी के लेफ्ट में इधर से कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, अगर बी हमारा अंदर की तरफ देखता है। अगर बी बाहर की तरफ देखता है तो उसके सेकंड लेफ्ट में तो डी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी तो सीट्स इंटरचेंज होने के बाद वो पोजीशन पूछ रहा है। अगर वो डायरेक्ट ये बाहर की तरफ देखेगा तो उसकी वाली सीट ही बतानी पड़ेगी हमें। तो ये क्या हो जाएगा, डी हमारा अंदर की तरफ देख रहा है और बी के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, ई, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने बोला था कि दो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि ए और एफ भी बाहर की तरफ देख रहे हैं, ए और एफ भी हमारे बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लो, ये डायग्राम है। ठीक है, तो पहले था बी इज़ फेसिंग आउटवर्ड्स एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये हमारा बी और सी का आ गया था। फिर ए कहता है सी के सेकंड लेफ्ट पे ए बैठा हुआ है। फिर उसने बोला था ई और डी के बीच में एफ बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो कहता है कि बी की पोजीशन डी के साथ, सी की पोजीशन एफ के साथ। तो बताओ सेकंड प्लेस इज लेफ्ट टू बी कौन होगा। तो बी के सेकंड लेफ्ट, ये भी हमारा अंदर की तरफ देख रहा होगा, तो 1 2 ई, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो बाहर देख ही नहीं सकता क्योंकि वो देखेगा तो ये आपस में ही खेले जा रहे हैं, ये इसकी जगह पे आ गया, ये इसकी जगह पर आ गया। तो यानी कि डी जो है वो अंदर की तरफ देख रहा होगा। तो इससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, बी के सेकंड लेफ्ट पे 1 2 कौन है, ई, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो चलिए आगे, आज के लिए बेटा इतना ही।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। अभी एक वीडियो और आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी स्पीड और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए कि हाँ मुझे ये आता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से स्पीड बढ़ेगी और उसी से हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था कि पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम का एड्रेस है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक और शेयर करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और अधिक से अधिक वीडियोस बनाने की। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।